सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा गुप्ता और भारत यूएस डील पर यहां पर किसानों का ध्यान रखा जाएगा, इस तरह की स्टेटमेंट्स हमने यूएस इंडिया ट्रेड एग्रीमेंट के बाद आते हुए देखी हैं। काफ़ी सारे मिनिस्टर्स की तरफ से पीयूष गोयल जी ने भी इसके बारे में कहा है। इसके बारे में और विस्तार से चर्चा करेंगे शो पर। साथ ही बात करेंगे यहाँ पर कमोडिटीज़ में, जहाँ पर सोना, चांदी, कच्चा तेल सभी में तेज़ी देखने को मिली है। ईरान और यूएस में जिस तरह का युद्ध का माहौल बनता हुआ नजर आया है, उसका एक जियोपॉलिटिकल प्रीमियम हमने यहाँ पर प्राइसेस में बनता हुआ देखा है। इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ फॉर्मर यूनियन एग्रीकल्चरल सेक्रेटरी सिराज हुसैन हैं, साथ ही एचपीसीएल के फॉर्मर सीएमडी एमके सुराना जुड़ेंगे। हमारे साथ एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटी से वंदना भारती भी हैं। लेकिन इससे पहले कि हम अपनी चर्चा शुरू करें, सबसे पहले आपको सुनवाते हैं कि केंद्रीय कॉमर्स मंत्री पीयूष गोयल ने भारत अमेरिका डील पर एग्री और डेयरी सेक्टर की चिंताओं को लेकर क्या कहा। एग्रीकल्चर और डेयरी, इन दोनों सेक्टर्स को संभाला है, उनके हितों को संभाला है और इस क्षेत्र में लोगों को उज्जवल भविष्य मिले और मौके मिले, आमदनी बढ़े, उसके लिए लगातार काम किया है। यूएस ट्रेड डील में भी भारत के जो सेंसिटिव सेक्टर्स हैं, एग्रीकल्चर को लेके, डेयरी को लेके, उनको संरक्षित किया गया है। वेल एब्सोल्युटली, जो डील है $500 बिलियन का सामान यहाँ पर इंडिया खरीदेगा, प्रोडक्ट्स खरीदेगा यूएस से, जिसमें एग्रीकल्चर भी मेंशन्ड है। लेकिन डिटेल्स क्या हैं, क्या एग्री है, क्या डेयरी है, इसके बारे में ऑफकोर्स हम सिराज हुसैन जी से बात करेंगे। लेकिन एक दूसरा बड़ा इम्पैक्ट हमने यहाँ पर कच्चे तेल में आता हुआ देखा है। एचपीसीएल के फॉर्मर सीएमडी एमके सुराना हमारे साथ है। मिस्टर सुराना, शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। इवन एज फ्राइडे को यूएस और ईरान की बातचीत होनी है, लेकिन उससे पहले ही यूएस ने ईरान का एक ड्रोन डाउन किया है। हमने कुछ ईरान को यहाँ पर यूएस की शिप्स को फ्लैग आउट करते हुए सुना है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में। तो कुछ बहुत चिंताएं ऑन ग्राउंड यहाँ पर बनती हुई नजर आई हैं, वो एक प्रीमियम मार्केट्स में बना है। नमस्कार मनीषा जी। तो जैसे आपने कहा है कि ऑयल प्राइसेस कैसे चलती है, ऑयल प्राइसेस बेसिकली 4 फैक्टर्स पे चलती है। एक फंडामेंटल डिमांड सप्लाई है, एक जियोपॉलिटिक्स है, एक रिस्क परसेप्शन है और एक स्पेकुलेशन है। आज की तारीख में डिमांड सप्लाई सिचुएशन में तो कोई बहुत ज्यादा चेंज नहीं हुआ है। तो वो जो स्थिति में है वो सभी को पता है। डिमांड में कोई ऐसी बहुत कोई तेजी नहीं आई है और सप्लाई में भी ऐसे कोई बहुत डिस्टरबेंस नहीं हुआ है, एक्सेप्ट फॉर अभी जो इंडिया और यूएस की डील में जो कहा जा रहा है, जिसकी कंफर्मेशन अभी इंडिया साइड से बाकी है। तो इसमें रिस्क फैक्टर में डेफिनेटली ईरान एक सबसे बड़ी रिस्क बनी हुई अभी आज की तारीख में। और ऑयल की प्राइसेस में आज की तारीख में जिस तरीके से सुबह ट्वीट्स आते हैं, उसके हिसाब से ऑयल प्राइसेस में मूवमेंट हो रहा है, जिसमें कुछ स्पेकुलेटिव एलिमेंट भी है और कुछ लोगों के रियल रिस्क कंसर्न्स भी हैं। आज की तारीख में यदि देखें तो यदि ईरान में कुछ ज्यादा रियली कुछ एक्शन होती है तो डेफिनेटली वो ऑयल प्राइसेस के लिए एक खतरा रहेगा, जिसमें ऑयल प्राइसेस बढ़ेगी, क्योंकि उसमें रिटेलिएशन की आशंका है। और उसके कारण जो गल्फ कंट्रीज में यूएस के जो सैनिक अड्डे हैं, उन पे यदि ईरान अटैक करता है तो उसमें पूरी ऑयल सप्लाई वहां से, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भी एक चीज है, वो डिस्टर्ब हो सकती है। लेकिन यदि ईरान पे कोई अटैक नहीं होता है तो उस केस में मेरे ख्याल से प्राइस इसी रेंज में चलना चाहिए। जहां तक भारत और यूएस की जो डील की बात है और जिसमें रशिया के बारे में जो कहा जा रहा है, मुझे नहीं लगता है कि उसमें एकदम जीरो होने का चांस है, क्योंकि न्यारा को तो कुछ खरीदना ही होगा। तो मेरे ख्याल से उसके लिए कुछ शायद हल निकाला जाए। और बाकी जो है वो टेक्नो इकोनॉमिक्स बेसिस पे चलता रहता है। पहले भी ऐसा नहीं था कि ये कुछ बिल्कुल स्ट्रेटेजिक कॉल था, कंट्री कॉल था कि हम रशिया से खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे, क्योंकि उसमें डिस्काउंट थे, उसलिए बेनिफिट था। और एक जमाने में नहीं भी था। तो मेरे ख्याल से वो उसके हिसाब से जो भी डिस्कशन होते हैं, जिस तरीके से सिचुएशन डेवलप होती है, क्योंकि अभी तक इंडिया साइड से इसके ऊपर कंफर्मेशन नहीं आई है जी, और उसका ऑफकोर्स यहाँ पर इंतजार, जी मिस्टर राणा, उसका इंतजार रहेगा। मैं आपके पास ओपेक प्लस की स्टेटमेंट के बारे में भी आना चाहती थी, जहां पर उन्होंने कहा कि अब वो 1 मार्च को एक कॉल लेंगे कि आगे जाके प्रोडक्शन बढ़ानी है या नहीं। लेकिन ओपेक प्लस ने ये भी स्टेटमेंट जारी किया है कि मार्च अप्रैल तक उनको लगता है कि ग्लोबल डिमांड में यहाँ पर सुधार आएगा। नहीं, ओपेक नॉर्मली क्रूड पे एक बुलिश व्यू रखती है ट्रेडिशनली, क्योंकि ये उनके हित में भी है। लेकिन जैसा आपको पता है, IEA, इनमें सभी में ही कुछ कुछ डिफरेंस रहते हैं डिमांड को लेकर।
लेकिन अभी जो मुझे लगता है कि मुझे नहीं लगता है कि इसमें कुछ भी बढ़ोतरी या घटोतरी एटलीस्ट इस क्वार्टर में होने की चांस है, जहां तक ओपेक सप्लाई का सवाल है। मिस्टर सुराना, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि अब इंडिया अगर रशिया से तेल नहीं खरीदेगा और उनकी उसके ऊपर भी अभी क्लैरिटी आनी बाकी है, तो इंडिया क्लियरली यहाँ पर अब वर्ल्ड प्राइसेस पे क्रूड लेगा। अब तक इंडिया डिस्काउंटेड पे ले रहा था। क्या ये मान के चलें कि फिस्कल बिल में यहाँ पर बढ़ोतरी होनी है, बिकॉज अब हमारा कच्चे तेल का इंपोर्ट का प्राइस बढ़ेगा? नहीं, देखिए, यदि ऑयल जो मार्केट प्राइस को देखा जाए तो वो तो $60 से $80 तक कांस्टेंट ही रही है। सो यदि जहां तक मुझे लगता है कि इंडिया रशिया जो डील के जब भी क्लैरिटी आएगी, मुझे नहीं लगता है कि एकदम जीरो होने का तो सवाल नहीं है, क्योंकि जो हमारी नियारा रिफाइनरी है वो रशियन ओनरशिप है, उनके पास ऑप्शंस लिमिटेड है क्रूड खरीदने के, तो वो तो शायद थोड़ा लेते ही रहेंगे। और जो रिलायंस का सवाल था, जो पहले काफी क्वांटिटी में रशियन क्रूड ले रहे थे, वो शायद वेनेजुएलन क्रूड को भी प्रोसेस कर सकते हैं, तो वो एक पॉसिबिलिटी उनके लिए बनती है। जहां तक पीएसयू रिफाइनरीज आर कंसर्न, वो मतलब उसके और बचा हुआ जो रशियन ऑयल था वो ये लोग तीनों ले रहे थे, और जो जॉइंट वेंचर रिफाइनरी से वो भी ले रही थी। तो यदि क्रूड प्राइस में बहुत ज्यादा कुछ बढ़ोतरी नहीं होती, जिसका अनुमान मुझे कम लगता है, क्योंकि यदि मान लो इंडिया नहीं लेगा तो वो शायद हो सकता है कहीं और जाए, चाइना लेना शुरू करे। यदि पूरा कच्चा तेल जो अभी रशिया से इंडिया ले रहा था वो और कहीं चला जाता है, तो उससे ग्लोबल डिमांड सप्लाई में ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन दूसरी चीज है कि कुछ और सोर्सेज भी क्रूड सप्लाई के नए बाजार में आ रहे हैं या आने वाले हैं, और ओवरऑल तो सरप्लस ही चल रहा है अभी, और उसके कारण थोड़ी सरप्लस इन्वेंट्री भी बनी हुई है, और फ्लोटिंग ऑयल भी है। तो उसको लेकर मुझे लगता है कि अभी फिलहाल ऑयल प्राइसेस के बहुत ज्यादा ऊपर जाने के चांस तब तक नहीं है जब तक कि ईरान में कोई बहुत डेफिनेटिव मूव नहीं होता है। कि मिस्टर सुराना, एक नियर टर्म रेंज क्या रहेगी क्रूड ऑयल प्राइसेस के लिहाज से? मुझे लगता है अभी नियर फ्यूचर में तो यही 63-67 के बीच में ही चलना चाहिए। लेकिन आगे जाकर मेरे ख्याल से यदि ईरान में कुछ नहीं होता है तो दिस में कम बैक टू 60। मिस्टर सुराना, जहाँ से भी बातचीत हो रही है वहाँ पे यही माना जा रहा है कि आगे जाके इंडिया एक ब्राइट स्पॉट है, यहाँ पर मांग आगे बढ़ती रहेगी, स्पेशली फॉसिल फ्यूल्स के लिहाज से। किस तरह की डिमांड ग्रोथ इंक्रीमेंटल आप देखते हैं? नहीं, अभी जो फिलहाल तो इंडिया ब्राइटेस्ट स्पॉट है कंट्री वर्ल्ड में, और हमारी एनर्जी का सबसे बड़ा कंज्यूमर भी है। अभी जो बजट आया है उसमें भी आपने काफी सारी चीजें देखी होंगी जो कि फ्यूचर के लिए अपना बेस तैयार करने वाला कर रही है, डेटा सेंटर लो या कुछ भी हो जिसमें एनर्जी की कंजम्पशन बढ़ेगी। और एज सच भी इंडिया एक थोड़ी एस्पायरिंग सोसाइटी है, हमारी मिडिल क्लास अपवर्ड मोबाइल है, और टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में काफी फोकस है। तो मेरे ख्याल से इंडिया की डिमांड काफी अच्छी रहने वाली है, और अभी के जो करंट डाटा है वो भी ये बता रहे हैं। जो हमारे ट्रांसपोर्ट फ्यूल के कंजम्पशन है, जो हमारे फॉसिल फ्यूल की कंजम्पशन, जो हमारी टोटल एनर्जी की कंजम्पशन है, सब कुछ, और उसको मीट करने के लिए सिर्फ फॉसिल फ्यूल ही सफिशिएंट नहीं रहेगा, हमको बाकी सब चीजों पे भी काम करना पड़ेगा, जो कर भी रहे हैं। अभी न्यूक्लियर पे भी कुछ मूव किया जा रहा है, हमारी ग्रीन फ्यूल्स पे, रिन्यूएबल्स पे काफी जोर ऑलरेडी है, और फॉसिल फ्यूल पे जो एक बीच में बिल्कुल ग्रीन फ्रंट में आ गया था, फॉसिल फ्यूल बैक पे चला गया था, मेरे ख्याल से ग्लोबली वापस फ्रंट फुट में आ गया है, जो कि अभी जी। जो वर्ल्ड डिस्कशन में भी ये नजर आया है कि अभी फॉसिल फ्यूल मेन आइटम नहीं थे डिस्कशन। जी हाँ, तो एनर्जी रिप्लेसमेंट की बात यहाँ पर नहीं की जा रही है, एनर्जी रिलायंस की बात की जा रही है, एनर्जी सिक्योरिटी की कॉन्वर्सेशंस अब यहाँ पर ऑफ कोर्स टॉप पर हैं। मिस्टर सुराना, एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और वो पूरा एनालिसिस भी शेयर करने के लिए। वेल, ये तो बात हुई एनर्जी की, लेकिन जिस तरह की स्टेटमेंट्स हम आपको पहले कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल से सुना रहे थे, उसी पर एक चर्चा कर लेते हैं। सिराज हुसैन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सिराज जी, इंडिया यूएस से इंपोर्ट करेगा, लेकिन डेयरी और फार्मर्स को चिंता करने की जरूरत नहीं है, इस स्टेटमेंट को आप कैसे रीड करते हैं? देखिए मनीषा, अभी इसके बारे में कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है। उसकी वजह यह है कि जब तक फाइन प्रिंट ना पढ़ा जाए तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता कि एग्रीमेंट में क्या लिखा है। लेकिन ऐसा लगता है कि जो नीति आयोग ने एक पेपर लिखा था डॉक्टर रमेश चंद ने, जिसको बाद में विड्रॉ कर लिया गया था, ऐसा लगता है कि उसके कुछ पार्ट को शायद इंडिया ने एक्सेप्ट कर लिया है शायद। और अगर ये बात सही है तो ये मुमकिन है कि सोयाबीन ऑयल पे ड्यूटी कम हो जाए, जीरो ड्यूटी हो जाए, तो अमेरिका से सोयाबीन ऑयल आने लगेगा। अभी अर्जेंटीना से आता है और करीब $20-30 पर टन का फर्क होता है। और ज्यादा जो तशवीश की बात है वो ये है कि कहीं इंडिया ने जीएम कॉर्न
का इंपोर्ट तो एक्सेप्ट नहीं कर लिया है। सिराज जी, जहां तक सोया की बात है, ज्यादातर कॉन्वर्सेशंस यही चल रही हैं कि अर्जेंटीना से ना लिया, यूएस से ले लिया तो सिर्फ ओरिजिन का फर्क पड़ेगा, इसके बारे में बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये बात सही है, $20-30 का फर्क है। इस अमेरिका से एग्रीमेंट होने से पहले भी हमारी जो प्राइवेट ट्रेड है वो यूएस से इंपोर्ट करती रही है सोयाबीन ऑयल। सिर्फ प्राइस पैरिटी की बात है, अगर ड्यूटी जीरो हो जाती है तो अमेरिकन सोयाबीन ऑयल प्राइस कॉम्पिटिटिव हो जाएगा और फिर इंडियन इंपोर्टर्स उसको इंपोर्ट करेंगे। जीएम ऑफ कोर्स एक दूसरा इशू यहाँ पर है, डेयरी पर हमने लगातार देखा है सरकार काफी स्ट्रांगली इसे डिफेंड करती रही है। जीएम एंड डेयरी, आपको लगता है सरकार गिव इन करेगी इसमें? जिस तरह के पेपर्स, कॉन्वर्सेशंस, नैरेटिव्स और चिंताएं और ऑपोजिशन हमने इसकी तरफ आता हुआ देखा है। देखिए, बड़ा मुश्किल है ये कह पाना, लेकिन ऐसा लगता है कि मीट का इंपोर्ट शायद इंडिया जीरो ड्यूटी पे अलाउ कर देगा, क्योंकि हमने वो ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया को दिया हुआ है कंसेशन और अभी ईयू को दिया है। वहां का जो बीफ है तो वो इंडिया में, और लैम मीट है वो इंडिया में इंपोर्ट जीरो ड्यूटी पे अलाउ किया गया है। थोड़ा बहुत क्वांटिटी इंपोर्ट हो भी रही है, ऑस्ट्रेलिया से भी लैम मीट आ रहा है, तो ये मुमकिन है कि उसको शायद अलाउ कर दिया जाए, लेकिन ये सब कयास आराई है। अभी इसके बारे में कुछ भी कहना शायद प्रीमेच्योर होगा। आई अंडरस्टैंड योर पॉइंट सिराजी, जैसे कि आप कह रहे हैं कि एज ऑफ नाउ हमें सिर्फ हेडलाइन यहाँ पर पता है, नीचे डिटेल, सबसेक्शंस, क्लॉजेज यहाँ पर क्या हैं उसकी क्लैरिटी अभी यहाँ पर नहीं है, उसका इंतजार करना होगा। लेकिन इमीडिएटली जो चिंताएं आई थी उसको सरकार की तरफ से हमने वेरियस प्लेटफॉर्म्स पे, लेवल्स पे मिनिस्टर्स को ये आते हुए सुना कि एग्रीकल्चर और डेयरी पर यहाँ पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा, उसी पर एक सेंस लेने की कोशिश भी थी यहाँ पर। लेकिन किस तरह से आप देखते हैं, आप बजट, उसके बैक टू बैक हम यहाँ पर ये ट्रेड एग्रीमेंट आता हुआ देख रहे हैं, आप कहेंगे 2026 इन दैट सेंस एग्रीकल्चर के लिहाज से, इकोनॉमी के लिहाज से कुछ बेहतर यहाँ पर क्यूज ला सकता है? ऐसा लगता है कि अमेरिका से जो डील होगी उसका बहुत ज्यादा असर शायद हमारे फार्मिंग पे ना पड़े, अनलेस हमने एग्री कर लिया हो कि हम बहुत सस्ता कॉर्न अमेरिका से इंपोर्ट, तो ऐसा तो नहीं लगता कि वो किया होगा। असल में एक बड़ी मुश्किल ये है, और ये मुझे कहना नहीं चाहिए कि ये बड़ी मुश्किल ये है कि हमारी तरफ से कोई स्टेटमेंट बहुत तफसील से नहीं आया है, जबकि यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव ने काफी डिटेल में अपना स्टेटमेंट दिया है। तो मुझे नहीं मालूम कि हमारे सीनियर फंक्शनरीज गवर्नमेंट ने वो एग्रीमेंट देखा है या उनकी नजरों से गुजरा है या नहीं गुजरा है। मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा इम्पैक्ट इसका हमारी एग्रीकल्चर पे इस साल कुछ पड़ेगा। फेयर पॉइंट दैट। सिराज जी, एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और वो इनिशियल सेंस भी यहाँ पर देने के लिए। ऑफकोर्स जैसे वो डॉक्यूमेंट हाथ लगता है, क्या डिटेल्स हैं उस पर आपसे फिर से यहाँ पर चर्चा होगी, लेकिन जैसे जैसे सिराज जी कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा डिटेल एज ऑफ नाउ इंडियन साइड से आती हुई नजर नहीं आई है। इवन एज मिनिस्टर्स की तरफ से स्टेटमेंट्स हैं यहाँ पर कि चिंता की बात नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी जीएम कॉर्न जीरो ड्यूटी पर यहाँ पर क्या क्या इंपोर्ट होता है एग्रीकल्चर में, वो सब कुछ ऑफकोर्स यहाँ पर देखना होगा। सोना आपकी स्क्रीन पे लेके आएंगे आप, और वंदना से एक सेंस भी लेना चाहेंगे कि अब यहाँ पर क्या करना चाहिए। वंदना, ऊपर चढ़ता है तो रिकॉर्ड्स हैं, नीचे गिरता है तो रिकॉर्ड्स हैं, और जिस तरह के लेवल्स अब बनते हुए नजर आए हैं, ओवरनाइट करीबन 4-5% की तेजी के साथ कारोबार, कैसे देखती हैं $5,000 प्रति आउंस के लेवल्स को फिर से? जी मनीषा, मुझे लग रहा है कि 1200 का एक फॉल आया था सोने में और 700 हम लोगों ने रिकवर होता हुआ देखा है, और ये जो मतलब मूव्स आई हैं $1,900 की, ये सिर्फ 3 या 4 ट्रेडिंग सेशन में आता हुआ हम लोगों ने देख लिया। तो मुझे लग रहा है कि अब ये रिकवरी थोड़ी सी यहाँ पे कंटिन्यू रहेगी, क्योंकि जितने भी डील्स हो रहे हैं उसके बाद भी यहाँ पे बात हो रही है, ट्रम्प खुद ही बोलते हैं कि जो डॉलर है वो अच्छे शेप में नहीं है यहाँ पे यूएस डॉलर। तो जब इस तरीके की स्टेटमेंट्स आती हैं तो मुझे लगता है कि ये एक अपसाइड जो है दे रहा है, और इस बार जो टच है वो मतलब फिजिकल गोल्ड और सिल्वर के लिए है। तभी हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे क्विक रिकवरी आई है। मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट अब यहाँ पे 5200 नहीं 5400 भी यहाँ पे आता हुआ हम देख सकते हैं। थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें, और प्राइसेस हायर साइड रहेगा। और हमारी मार्केट की बात की जाए तो मुझे लग रहा है कि जो हमने पिछले कॉन्ट्रैक्ट में इस कॉन्ट्रैक्ट का हाई देखा था, इनफैक्ट वो लेवल हम यहाँ पे आता हुआ देख सकते हैं। थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन 165-160 वाला जोन जो है वहां पे एक बारी कंसोलिडेट करना चाहिए सोने को, और लॉन्गर टर्म में मुझे लग रहा है कि 170-172 तक आ सकता है। चांदी को लेकर क्या करने की राय है वंदना, क्योंकि अब काफी लोगों को लगने लगा है कि चांदी का
नियर टर्म गेम हो चुका है? चांदी से भी शायद कुछ निकाल के यहाँ पर सोने में डालना चाहिए। That with the deals that have been done on the trade side, a lot of uncertainties have been removed. सर, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर How is SEBI looking at the STT increase in the union budget, and what steps is SEBI taking to help investors deal with it? I have no comments on that matter. That is a tax matter, and Honorable Finance Minister has already explained it to the public. सर, your thoughts on money bonds? और हम आपने ये भी अभी कहा कि कोई रेगुलेटरी चेंज हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो सर, जो चर्चा चल रही थी कैश मार्केट को डीपन करने के लिए मार्जिन्स कम किए जा सकते हैं और SLBM फ्रेमवर्क को भी स्ट्रेंथन करने के लिए एक वर्किंग ग्रुप था, सर उस पर अगर कुछ अपडेट? तो दोनों ही प्रपोजल्स हमारी बहुत एक्टिव राडार में हैं। ट्रेडिंग लिक्विडिटी इम्प्रूव करना हमारे जो मार्केट में, कैश मार्केट में, वो बहुत इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है हमारे लिए, क्योंकि उससे बहुत सारी जो लिक्विडिटी की इश्यूज, लिक्विडिटी टर्नओवर बढ़ने से मार्केट की जो स्ट्रक्चर है वो इम्प्रूव होती है। तो इसलिए हम दोनों चीज़ों, बोथ SLBM फ्रेमवर्क में हो या फिर मार्जिन के इश्यूज में हो, उसमें हमारे कंसर्न कमिटीज़ और हमारे कंसर्न ऑफिसर्स हैं, वो सब स्टेक होल्डर से बातचीत कर रहे हैं और उसका आप रिजल्ट शॉर्टली देखेंगे। और दूसरी बात ये है कि जहां आप STT की बात कर रहे हैं, उसमें भी थोड़ा सा ज़्यादा डिफरेंशियल भी क्रिएट हुआ है बिटवीन द कैश मार्केट एंड द डेरिवेटिव्स मार्केट। तो सर, SLBM में ब्रोकर्स की ये भी मांग है कि सेबी अगर वर्किंग ग्रुप बना रहा है तो जो मेन एजेंडा है, जिसमें अगर एक लेंडर है तो उसका भी उसके भी सारी डिटेल्स एक तरह से सेटल करने के लिए GST जो लगता है सर, उसके ऊपर कोई प्रपोजल है कि वो एक लेंडर के लिए ना जरूरी हो? अगर एक डिटेल आ रहा है, जैसे मैं ही अगर ले रही हूँ SLBM का पार्टिसिपेशन, इफ आई डोंट हैव अ GST नंबर, देन हाउ विल आई बी पार्टिसिपेटिंग इन दैट? देखिए, आपको थोड़ा इंतज़ार करना होगा। वो लोग सब तरह के इश्यूज की बात कर रहे हैं, तो क्या उसको कौन से बैरियर्स होल्ड कर रहे हैं, वो सब बैरियर्स को आइडेंटिफाई करके हम उचित कार्यवाही उस पर करेंगे। Sir, money bonds, despite several efforts, it has not yet picked up. What could trigger this? You are talking of bonds? Municipal bonds. हाँ, म्यूनिसिपल बॉन्ड्स में देखिए, सबसे पहले तो उसमें एक अवेयरनेस का इशू रहा, क्योंकि म्यूनिसिपल बॉन्ड मार्केट के लिए इशूअर्स जो हैं वो म्यूनिसिपैलिटीज़ हैं, और म्यूनिसिपैलिटीज़ एक लोकल बॉडीज़ हैं, और उनको बॉन्ड के बारे में और करने में, समझने में भी टाइम लग रहा है। बट ये अब प्रोसेस इस स्थिति में पहुंचा है कि बहुत सारी म्यूनिसिपैलिटीज़ आगे आई हैं। Many municipalities have come forward to issuing the bonds, and 12 such bonds have been issued, and there are many cities which have come out with the bonds. Secondly, there is a great deal of, like, budget announcements are clearly indicating that the government support will be forthcoming for the municipalities who will be issuing the bonds. So therefore, this municipal bond market, I agree with you. At this moment, it is very, very nascent, very nascent. It is next to negligible compared to what we need for urban infrastructure. But it has got a very big potential, because once every state starts doing it, and we have doing outreach program with all states, when every state, some key municipalities start doing it, then there will be a greater, because they have now started understanding what the market is. Municipal financing, of course, municipal finances are very important, because whenever you have a municipal bonds issued, the money will have to be retained in the escrow. So that is the SEBI safeguard we have built, because there cannot be any insolvency framework for municipalities. So therefore, what will happen to the investors if there is a default? So therefore, we have taken additional measures in terms of designing a structure where money funding is available through an escrow and this thing, and there that will be the first charge on whatever the revenues they earn. So this necessitates that the municipalities which are issuing bonds, they have relatively stable finances. And because
municipalities with unstable finances would not be able to certainly issue these municipal bonds because they'll not pass muster with us. So I think this framework is now developing fast, and I would see municipal bond market developing in future for India. So investor protection has been your key agenda, and आपने जो 90% को इन्वेस्टर्स को जो FNO में नुकसान हो रहा था वो नंबर गिर गया है। तो ऐसे में बहुत से लोगों की अब ये मांग है कि क्या सेबी गार्ड रेल्स के साथ दोबारा से बैंक निफ्टी हो गया या दूसरे प्रोडक्ट्स हो गए, उनकी एक्सपायरी वीकली एक्सपायरी शुरू कर सकता है? मैंने डेरिवेटिव्स पे बोल दिया है, तो अब मैं उससे ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। Thank you. एकता जी, आप बहुत अच्छा बोलती हैं और बहुत परसुएसिव हैं, लेकिन आई हैव सेड कि एक जब बात कह दी गई है तो उसमें से अभी कुछ घी निकलने वाला नहीं है। Many big IPOs are now coming, but that SEBI decision on allowing lower float in public floats is still, the notification is still awaited. नमस्कार, बॉन्ड स्ट्रीट में आपका स्वागत है। और अभी सेबी चीफ यहाँ पर बॉन्ड्स के बारे में ही बात करते हुए नजर आए। आपको बता देते हैं 4 मेजर चीजें उन्होंने यहाँ पर क्या कही। एक तो ये कि बॉन्ड मार्केट में रिटेल की हिस्सेदारी अभी भी काफी कम है। उन्होंने कहा कि लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए बजट में कई सारे रिफॉर्म्स के प्रस्ताव हैं यहाँ पर, जिनके ऊपर काम किया जाएगा। लिक्विडिटी बढ़ाने पर ऑफकोर्स यहाँ पर लगातार जोर बनता हुआ हमने देखा है। साथ ही साथ सेबी चीफ ने यह भी कहा कि म्युनिसिपल बॉन्ड्स के निवेश में जागरूकता बढ़ाने की यहां पर जरूरत है। बॉन्ड्स, आपको बता दें, पिछले 3 से 4 महीने काफी सारी कॉन्वर्सेशन यहां पर हमने बॉन्ड्स में आते हुए देखी है। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में यहां पर एक रिफॉर्म की, एक पुश की यहां पर बात की गई है कि किसी भी कंट्री के लॉन्ग टर्म विजन के लिए, लॉन्ग टर्म फंडिंग के लिए बॉन्ड्स काफी इंपॉर्टेंट है। और वही बात आज यहां पर सेबी चीफ बताते हुए भी। साथ ही साथ आपको यह भी बता दें कि ये आरबीआई की तरफ से स्टेटमेंट आया है कि ट्यूसडे यानी कल 14 राज्यों ने करीबन 380 बिलियन रुपए यहां पर जुटाए हैं। राज्यों ने यहां पर नीलामी के थ्रू ये पैसे ऑफकोर्स जुटाए हैं। सिर्फ स्टेट्स ही नहीं, क्योंकि कॉर्पोरेट जो बॉन्ड्स हैं वहां पर हमने लाइनअप भी आते हुए देखी है। प्राइवेट की तरफ से कंपनीज यहां पर काफी सारी योजनाएं बना रही हैं। और अगर हम नेम्स की यहां पर बात करें तो पूनावाला कॉर्प ने यहां पर 5 बिलियन रुपए जुटाने की योजना बनाई है 10 साल की मैच्योरिटी के बॉन्ड्स के थ्रू, और ये बिड्स जो हैं वो आज हैं। साथ ही साथ वेरिटास फाइनेंस 2 बिलियन जुटाने की कोशिश में है 4 साल के बॉन्ड्स के थ्रू, और ये बिड्स भी आज ही हैं। तिरुचिरापल्ली की अगर बात की जाए तो 1 बिलियन यहां पर 4 फरवरी 2036 के बॉन्ड्स की तरफ से बिड्स यहां पर कल इशुएंस की जरूरत है। काफी सारी और भी कंपनीज यहां पर पैसा जुटाने की होड़ में हैं, और इसमें एनएचपीसी सबसे टॉप पे है आपकी लिस्ट में, जहां पर 20 बिलियन बॉन्ड्स के थ्रू जुटाने की यहां पर एक्सपेक्टेशन है। आरईसी की अगर बात की जाए तो 1.5 ट्रिलियन यहां पर जुटाने की कोशिश है। ये एनसीडीज के द्वारा जुटाने की यहां पर बनती है बात नजर आ रही है। प्रेस्टीज एस्टेट्स 20 बिलियन एनसीडीज के द्वारा, और जेएसडब्ल्यू स्टील की अगर बात की जाए तो 50 बिलियन यहां पर भी बोर्ड की तरफ से अप्रूवल आ चुका है, जुटाने की कोशिश है। टोरेंट पावर 30 बिलियन एनसीडीज के थ्रू, और एक्सिस बैंक 350 बिलियन यहां पर डेट के थ्रू जुटाने की कोशिश में है। और फाइनली एक काफी बड़ा अमाउंट यहां पर बैंक ऑफ महाराष्ट्र की तरफ से आता हुआ, ये इंफ्रा बॉन्ड्स के लिए है, और 100 बिलियन रुपए यहां पर भी जुटाने की कोशिश। ये सारी की सारी प्राइवेट लिस्टिंग्स हैं जो नियर टर्म में आप इसमें यहां पर भी निवेश कर सकते हैं। CNBC Awaaz and India Bonds presents Bond Street.